जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 42 ऐसी है जी। अच्छा जी, कल ना जाते जाते अगर आपको याद हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इधर लिखा था डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का जी। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बता दीजिए। अच्छा पहले बताओ डिस्काउंट अलाउ करता कौन है? सेलर। यानी अच्छा जब भी मैं ये कहूं ना मुझे जनरल एंट्री बता दो, तो जनरल एंट्री याद रखना हमेशा ट्रेड डिस्काउंट की तो होती नहीं है ना, वो तो आपने करना ही बस माइनस कर देना होता है। जब भी जनरल एंट्री की बात आएगी मेरे मासूम दोस्तों, सेटलमेंट डिस्काउंट, इसके दो और नाम भी हैं, कैश डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। आप कहेंगे हमारी सेलर कहेगा मेरी सेल भी कम होगी और जितने पैसे लेने थे डिस्काउंट की वजह से उतने पैसे भी अब कम मिलने हैं, रिसीवेबल भी कम हो गया। डन मेरे भाई। अच्छा शुरू में ये एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। शुरू में क्या किया जाता है? यही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। असल में ना ये वाला डिस्काउंट होता है शर्तो शराइत वाला। कौन सा? ये ना कंफर्म नहीं होता। ये कंफर्म कब होगा? जाके जब सेटलमेंट हो जाएगी, जब वो बंदा पेमेंट करेगा। इसमें ये होता है ये डिस्काउंट आप तब देते हैं जब अगला बंदा कहता है कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दें। सही है जी। या तो आपका ट्रेड डिस्काउंट 0% है, आप देते नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, या फिर ट्रेड डिस्काउंट है मजीद भी आपने कोई डिस्काउंट देना है, तो तब कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा किसका? सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का। सर ये कंफर्म कब होगा कि अगले बंदे ने डिस्काउंट लिया या नहीं? आपने कहा जी ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, हम नॉर्मल जो है वो सेल करते हैं, क्रेडिट डेज जो है ना नॉर्मल के वो हैं 30। कितने, मैं मिसाल दे रहा हूं, n/30 का मतलब है नॉर्मल क्रेडिट डेज आर। कहता जी ठीक है कोई मसला नहीं, अगर आप ना पैसे दे देंगे, मैं मिसाल दे रहा हूं 20 दिनों के अंदर हम आपको 3% डिस्काउंट दे देंगे। कितना? ये जो है ना ये है नंबर ऑफ डेज। क्या? और ऊपर वाला जो है ये है भी डिस्काउंट की परसेंटेज। क्या है बच्चों? कहता जी नॉर्मल क्रेडिट डेज 30 है, आपको डिस्काउंट चाहिए ना। कहता जी आप फिर 20 दिनों में पैसे दे दें, अर्ली पेमेंट, वक्त से पहले पेमेंट कर दें, मैं आपको डिस्काउंट कितना दे दूंगा? मजीद 3%। ओके सर जी, ये बात समझ आती है? सही है ना? ये पता कब चलेगा अगले बंदे ने डिस्काउंट लिया या नहीं? जब 20 दिन गुजर जाएंगे। सही है ना? मैक्सिमम कितने दिन गुजरने के बाद पता चलेगा? अगर उसने 20 दिन से पहले पहले पेमेंट कर दी, इसका मतलब वो डिस्काउंट ले चुका है। क्या ख्याल है आपका? और अगर मेरे मासूम दोस्तों 20 दिनों के बाद पेमेंट की, इसका मतलब उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया। डन मेरे भाई? डन सर? डन जी। अच्छा बिल्कुल यही वाला काम होता है किधर? परचेज के बारे में। किधर मेरे भाई? बस जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये ना आप आए जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 6 होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का हमारी किताब में। करेक्शन ऑफ एरर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सफा नंबर बताना। 377 भाई ने कहा जी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ये ना जी। सर पढ़िएगा जरा। कहता ABC को कहता बॉट गुड्स ऑन 1 जनवरी 2020 हैविंग लिस्ट प्राइस। क्या? अच्छा लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? वो प्राइस जो चीज के ऊपर कोट की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑन क्रेडिट, उधार पे। सही है सर। कहता ड्यू टू बल्क क्वांटिटी। क्या? आपने एक ही दफा काफी ज्यादा चीजें खरीद ली ना। कहता सप्लायर प्रोवाइडेड 5%। सर ये तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया ना, 5% का मिल गया। इसको तो सीधा सीधा आपने इसकी एंट्री नहीं है, नेट अमाउंट से आपने परचेज एंड सेल रिकॉर्ड करनी है। सर जल्दी करें, शाबाश। एंट्री फौरन कर दें बच्चों शुरू वाले दिन पे। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये सेलर एंड। अच्छा दो इस तरह बना लें, एक बनाए बायर और दूसरा इधर बनाए जी ABC। बायर और सेलर इस तरह आमने सामने एंट्रीज करनी है भैया, आमने सामने। इमदाद साहब आमने सामने।
भाई 95,000 से एंट्री होनी है ना 1 जनवरी 2020 पे, क्या ख्याल है आपका? नेक ख्याल है? हैं? अच्छा जी, चलो भाई चलो पहले एंट्री करो ना 95,000 से परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ये तो बायर कर रहा होगा ना कस्टमर। सेलर एंट्री क्या करेगा? डेटर डेबिट सेल्स। ओके सर जी, और ये बात समझ आई है? और बात समझ आ गई? अच्छा सर आगे कर लो एंट्री, नीचे वाली एंट्री नहीं देखनी, आप खुद करो। जी लिख लिया भाई, कर लिया नोट? आगे पढ़ लें, दूसरी लाइन कहता सप्लायर फर्दर एग्रीड टू प्रोवाइड 10% मजीद डिस्काउंट, इसे एडिशनल डिस्काउंट भी कहते हैं ना, मजीद डिस्काउंट दिया, कितना? 10%, यानी कैश डिस्काउंट। इसका दूसरा नाम है जी अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, एक और नाम भी है अर्ली पेमेंट, दो दफा नहीं आता ना, एक ही दफा। एक नाम है जी, इसे अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, कैश डिस्काउंट भी कहते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। अर्ली का प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट। अच्छा कहता इफ द पेमेंट इज मेड विद इन कितने दिनों में? 20 दिनों में। सर 20 दिन कब बनेंगे? 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक ना। कहता एबीसी को मेड द पेमेंट ऑन, उसने 15 जनवरी को ला के ये पैसे मारे मुंह में, अल्लाह फड़ भाई जी। मुझे बताएं उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया होगा? फिर मेरा ख्याल है कर लिया होगा। सर अब 95,000 तो है ही है, क्या है मेरे भाई? अब 95,000 आपकी अमाउंट बन गई ना। अब मुझे बताएं भाई, इधर देखें बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब भाई आपने डेटर्स को कितने से रिकॉर्ड किया? पहले मैं सेल की एंट्री करूंगा, आपने पहले मैं सेलर की एंट्री करूंगा। आपने कितने से डेटर्स रिकॉर्ड किए? 95। भाई पैसे कितने मिले आपको? देखो ना 95,000 को डायरेक्ट 90% से मल्टीप्लाई करो ना, 85,500 जी। जिस तरह कहा जाएगा वैसे ही करना है। एंट्री पहले की हुई है आपने, सेलर की एंट्री की है आपने, उसके नीचे एंट्री अब आपने करनी है किस तारीख पे? सेटलमेंट डेट। व्हाट इज द सेटलमेंट डेट? 20 या 15? 15 भाई, 15 जनवरी पे एंट्री करो। सबसे पहले कैश को सेलर करेगा डेबिट, किस अमाउंट से? 95,000 से ना भाई। 95,000 उसे कहां से मिला जी? 95,000 मल्टीप्लाई बाय 90% करो, कैश डेबिट या बैंक डेबिट, या बैंक डेबिट। जलील बोला भी, जलील बोला कैश या बैंक क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डेबिट। लिखो जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिख दो आगे। सबसे पहले आपने कैश की रिकॉर्डिंग करनी है, स्टेप नंबर 1 लिखो जी। 1 मैं अभी एंट्री नहीं दिखा रहा, बाद में दिखाऊंगा, पहले खुद लिखो जी। स्टेप नंबर 1 जी, 1 लिख दो। 1 लिख दिया मेरे भाई। दूसरे स्टेप में आपने लिखना है जितने, अच्छा देखो अब सेटलमेंट हो गई है ना। अब जिस बंदे से जो पैसे लेने थे वो चाहे कम मिले ज्यादा मिले, आपने किताबों में कितने से डेटर को रिकॉर्ड किया? 90। जितने से, हमेशा याद रखिएगा, अभी लिखना नहीं है। जितने से आपने डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो इनिशियली रिकॉर्ड किया होता है, उतने से ही कम करना है। क्यों ऐसा करना मैं दलील देता हूं बाद में। 95,000 से डेटर को क्रेडिट कर दो स्टेप 2 में आके। 95,000 से करना है, कितने से? यार ये तो इख्तलाफ आ गया डेबिट और क्रेडिट में, ये तो इख्तलाफ आ गया ना मेरे भाई। बताओ डेबिट साइड पे आ रहा है 85,500 मेरा ख्याल है ना, और भैया क्रेडिट साइड पे आ रहा है डेटर 95,000। सर जी डेबिट साइड पे वजन आएगा, देखें जरा कितनी अमाउंट से आ रहे हैं? 95,100,000 नहीं, 95,100। सर जी ये है जी डिस्काउंट अलाउड, इसे सेल में से माइनस करते हैं, सेल को डेबिट करते हैं,
और ब्रैकेट में बेशक लिखना है तो डिस्काउंट अलाउड लिख लें। बहरहाल होनी सेल ही डेबिट है। नहीं मेरे भाई, नया ट्रीटमेंट IFRS 15 में आ गया। पहले इस तरह की बातें होती थी। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर FAR 2 में चला गया जी, सीधा सेल को। ऐसा ना हो कहीं FAR 1 में दोबारा अल्लाह ना करे कि रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर भी पढ़ना पड़ जाए। FAR 2 में जाके पढ़िएगा इंशाल्लाह। अभी तक पता नहीं अब नई स्कीम कब अप्रूव होती ना। बहरहाल अगर नई स्कीम अप्रूव हो जाए और रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर उधर से निकले, उधर भी ना पढ़ना पड़े, ये तो मौज नहीं लग जानी जी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। कई स्टैंडर्ड ऐसे थे, नई स्कीम जब आई तो वो हमने पढ़े ही नहीं जी मेरे भाई। लेकिन फाइनल में तो पढ़ना पड़ता है ना फिर सारा जी। क्या होगा, मौज लग गई नखट्टू, ये सारी जिंदगी नहीं फिर तुम्हें समझ आना वो। अच्छा 9500 मेरे भाई क्या हो गया जी। पहले ना लोग इसे कहते थे डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। क्या है ये? फिर IFRS 15 आया, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर। उसने कहा यार ये जो आपको रिबेट्स होती हैं ये भी एक डिस्काउंट की है ना, गवर्नमेंट देती है एक्सपोर्ट पे। कहता है ये हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसे कहते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? वो FAR 2 में जाके आप पढ़ेंगे भैया। इस तरह की चीजों को कहते हैं आप माइनस कर दो। क्या कर दो? डायरेक्ट सेल में से माइनस करना है। किस में से जी? सेल डेबिट, ब्रैकेट में लिख लो बेशक डिस्काउंट अलाउड। हाँ नहीं, असल में है डिस्काउंट अलाउड ही, असल में है डिस्काउंट अलाउड ही, लेकिन जिधर जिधर अब लफ्ज आएगा ना डिस्काउंट अलाउड, आपने उसे सेल कंसीडर कर लिया करना है। सही है मेरे भाई? अच्छा जी, इधर आगे जी क्या बोलो, शाबाश बोलो ना। इतने से अब सुन लो ऐसा हुआ क्यों। अब मेरी बात सुन लो ना, तवज्जो से जरा सुन लो बात। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया सबने? अब बात सुन लो, इधर देखो। ओ गुड्डू इधर देखो। शुरू में आपने सेल और डेटर्स को कितने से रिकॉर्ड किया? 95,000 से। मेरे भाई ये जो मैंने कहा ना, दूसरे स्टेप में आपने जितने से डेटर को रिकॉर्ड किया उतने से क्या करना है? कम करना है। ये क्यों कहा? आंखें बंद करके यही करना है। वजह सुन लें भाई। आपको तो पैसे मिले 85,500। अगर आप ये कहेंगे ना कि डेटर को भी क्रेडिट करने इसी अमाउंट से, तो भाई मसला आएगा। क्या आएगा? क्यों मसला आएगा? आपकी किताबों में 95,000 से डेटर्स आ रहे हैं, आपने कम किया ना मिसाल के तौर पर जितना कैश है, अभी भी डेटर्स 9500 के आपके पास पड़े होंगे। या 5-7 महीने के बाद जब वो बंदा आपके पास आएगा और नई सेल करने के लिए या नेगोशिएशन करने के लिए, आप उसे कहेंगे यार पहले वो 9500 तो लेके आना। होगा यार क्या पता नहीं घोंगलू हो आप लोग, आपका अकाउंटेंट किधर आई, उसको तो काउंटिंग ही नहीं आती, आपने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया था 10% का। आप कहेंगे ओ हो, फिर वो अकाउंटेंट की बिस्ती होगी। तो उस बिस्ती से बचने के लिए आज ये वाले ट्रीटमेंट सीख लें। ओके मेरे भाई जी। पूरी अमाउंट से क्या करेंगे और बाकी आप ले जाएंगे सेल्स में। किस में जी? जी ठीक है। अच्छा जी जी जी, अलहदा कर सकते हैं, कर लें। कैश कितने से डेबिट? डेबिट। डेटर कितने से क्रेडिट? 85,500 से। एक मजीद एंट्री कर लें फिर, सेल डेबिट 9500 और डेटर 9500। इस तरह भी की जा सकती है, कोई मसला नहीं है जी। नहीं एक्सपेंस IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। जलील इसके आगे कोई जवाब नहीं है इसका। आ जाए जी परचेजिस पे, परचेजिस पे आ जाओ जी। परचेजिस पे जी एक्सपेंस नहीं है, बता तो दिया तुझे कि भाई स्टैंडर्ड चेंज हो गया। और किस तरह बताऊं? FAR 2 मैं अभी IFRS 15 खोल लेता हूं तो मैं लफ्ज भी दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड में ब्रैकेट में 3 लफ्ज लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड में। सब्सिडी, सुन लेना यार, सब्सिडी, डिस्काउंट, रिबेट्स, इसे कहते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? ये आपने सेल में से माइनस करने हैं। किस में से? बाकी तो यार देखो जितनी मर्जी बहस किए जाओ, ये डिस्काउंट, मैंने कहा स्टैंडर्ड चेंज हो गया। क्या हो गया? हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कंप्लायंसेस वाला। कौन सा? इसमें ना मेरी काउंटिंग चलनी है ना आपकी चलनी है। स्टैंडर्ड ने कह दिया ना मेरे भाई, क्या उसका नाम है, इसको ये वाला ट्रीट करो, आपने वही ट्रीट करना है। दलील मैंने आपको ये दे दी है, स्टैंडर्ड में कोई इसकी दलील नहीं लिखी हुई। स्टैंडर्ड में सिर्फ लफ्ज लिखा है वेरिएबल कंसिडरेशन का। कौन सा? वेरिएबल कंसिडरेशन किसे कहते हैं? वो कहते हैं यार ये जो इजाफी काम हो रहे हैं ना, ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये जो आप क्या उसका नाम है जी सब्सिडी आपको मिली, ये जो आपको रिबेट्स मिल रही हैं, कहते हैं इस वजह से आपकी ये सेल की अमाउंट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। प्रॉफिट पे इंपैक्ट कोई नहीं जाना। आपने 95,000 से सेल रिकॉर्ड की और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहले इसे लेके जाते होते थे 9500 को, प्रॉफिट आपका उतने का उतना ही रहना है। सही है जी, अल्टीमेट इंपैक्ट कोई नहीं है। लेकिन आपका लॉजिकली समझे तो ग्रॉस प्रॉफिट हिल जाना है। क्या हिल जाना है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट हिल जाना है आपका। क्या हिल जाना है?
उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है। क्या कर दिया है जी भैया, स्टैंडर्ड में चेंज आ गया ना यार, अब इसको कितनी दफा समझाएं, बस खत्म बात जी। इधर आ जाए जी, बुक्स ऑफ बायर, इधर बताओ जी एंट्री क्या होनी है शुरू में, परचेजेस, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। बताओ जी स्टेप नंबर 1 में इधर क्या होना है, कैश चला गया ना, कैश क्रेडिट, क्या कैश क्रेडिट 85,500 से, जितने से क्रेडिटर को रिकॉर्ड किया उतने से क्या कर दो, कम कर दो। ये है दूसरा स्टेप, क्या है। अब तीसरा स्टेप बताओ जी, परचेजेस को क्रेडिट कर दो, क्या कर दो जी, और ब्रैकेट में लिखना है तो डिस्काउंट रिसीव लिख लो, ब्रैकेट में लिखना है तो बच्चों क्या लिख दो, डिस्काउंट रिसीव। इससे अदर इनकम भी कहा जाता था, इससे क्या कहा जाता था किसी जमाने में, अदर इनकम भी, लेकिन अब परचेजेस में से ही माइनस करते हैं। किस में से माइनस करते हैं, जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है उन्होंने शायद इस तरह भी पढ़ा हो कि जी अदर इनकम, लेकिन बेहतर क्या, नहीं आईटी में भी, हाँ आईकॉम में अभी भी है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं करते ना वो लोग जी। अभी मेरे भाई आपने क्या करना है, इसे परचेजिंग में से माइनस करना है। दो ऑप्शन है, अदर इनकम वाला भी, और कौन सा बेहतर क्या है, आई कैप ने अपनी आईटीए की किताब में और FAR1 दोनों की किताबों में यही लिखा हुआ है। उसने कहा जी ऑप्शंस दो हैं, लेकिन जौन सा मर्जी ऑप्शन आप ट्रीट कर लें, आपने इसे माइनस किस में से करना है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस में से। कहां से वही, तो परचेजेस को डेबिट कर दो, किसको डेबिट कर दो, ठीक है जी। चलें जी, सॉरी क्रेडिट कर दो, क्या कर दो बच्चों जी, आपका एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, परचेज वाला कम, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है मेरे भाई जी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, कैश की रिकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, क्रेडिटर या डेटर को कम करना। उसके बाद जो वजन आएगा बच्चों वो सेल में चला जाएगा, सेलर के केस में, और भाई चला जाएगा परचेजेस में, बायर के केस में। ठीक है जी, सही है जी। अच्छा जी, चलें आगे चलें। अब इस तरह की ना एक ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन देख लें जरा। कल आपको मैंने एडजस्टमेंट दी थी घर से करने के लिए, आप लोग करके आए हैं नहीं, 60-70% हो गई हैं आपसे। हाँ जी, सस्पेंस भी था उसमें, कितने में था, एक आदमी में होगा यार, काफी में था। अच्छा चलो कोई नहीं, वो सारी हमने डिस्कस करनी है। अभी तो सिर्फ इसलिए आपको दी थी कि यार जितना पढ़ लिया उतना का आपको समझ आया कि नहीं आया। अभी इंशाल्लाह सारे सवाल हमने खुद करने हैं। अच्छा अब ना मेरे भाई इधर आओ, वो ट्रांजैक्शन ढूंढनी पड़ेगी। अब ना तीसरा है जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तीसरा टॉपिक जो रिवाइज करना है वो क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। कौन सा बच्चों, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मेरे भाई पहले हमने रिवाइज किया बैड एंड डाउटफुल डेट, फिर हमने रिवाइज किया इन्वेंट्री। डेप्रीसिएशन ना असल में रिवाइज ऑटोमेटिकली हो गई है, वो IAS 16 है ना सारा का सारा, उसके असूल हमें पता है, सवाल कर लेंगे भैया। अब हमने रिवाइज किसे करना है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। किसको करना है जी। अच्छा बहुत तवज्जो से बातें सुननी है मेरे भाई। 6 किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, 6 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का वैसे कॉन्सेप्ट ना अब ऑब्सोलीट हो गया। क्या हो गया है, पहले असल में क्या होता था मेरे भाई, पहले असल में ना कॉन्सेप्ट चलता था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का। एक किताब है जी सेल डे बुक, क्या, दूसरी किताब मैं मिसाल दे रहा हूं ना, ऐसे सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। फिर है से रिटर्न डे बुक, फिर है परचेज डे बुक, फिर है परचेज रिटर्न डे बुक, फिर है मेरे भाई कैश बुक, फिर है छठी मेरे भाई जनरल जर्नल। क्या है बच्चों, अब ये जो पहली 4 किताबें हैं ना, पहली 4 किताबें इधर देखें, पहली 4 किताबें ये वाली, सेल जर्नल, से परचेज जर्नल, से रिटर्न जर्नल और भाई परचेज रिटर्न जर्नल। इन 4 किताबों में भैया बहुत तवज्जो से बात सुननी है, इनमें वो चीजें आनी हैं जो आपकी कोर एक्टिविटी से रिलेट करती हैं। क्या, यानी वो वाली सेल जो आपका मेन बिजनेस है, कोर एक्टिविटी है, वो वाली सेल रिटर्न जो आपकी कोर एक्टिविटी वाली है, वो वाली परचेजेस तो बहुत सारी हैं। ये गुड्स की बात हो रही है, किन की बात हो रही है भैया, गुड्स की। और ये क्या है, परचेज रिटर्न जर्नल। ये क्या है बच्चों, परचेज रिटर्न जर्नल। क्या है जी, परचेज रिटर्न जर्नल। यानी वो वाली चीजें वापस हुई जो आपने कोर एक्टिविटी से रिलेटेड खरीदी हैं। एक बात ये समझ आई भैया, इन 4 किताबों में 2 चीजें हैं, एक है कोर एक्टिविटी वाली परचेजेज एंड सेल्स, और दूसरा उधार वाली। दूसरा क्या बच्चों, आपने सेल की है बच्चों क्रेडिट पे, कौन सी भाई सेल, कोर एक्टिविटी वाली सेल। यानी आपका काम है जी ये मार्कर्स को बेचना। किसको बेचना, आपने मार्कर बेच दिए। अगर तो कैश पे बेचे हैं तो बच्चों उसके लिए 5वीं किताब है कैश बुक, इसमें नहीं आएगा। इस किताब में तब आएगा बच्चों जब आपने कोर एक्टिविटी वाली चीज बेची है और वो उधार पे बेची है। किस पे बेची है,
और जो बंदा इसी को परचेज कर रहा होगा बच्चों, ये उसके लिए फॉर एग्जांपल जी उसने भी आगे मार्कर्स को बेचना है, सही, अपना मार्जिन रख के प्रॉफिट रख के मार्कर्स बेचने हैं, उसके लिए ये परचेज है, क्या है, उसके लिए ये क्या है बच्चों, परचेजेज है, क्या है, उधार वाली है। आप परचेज डे बुक में लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, ये जरा तवज्जो से सुन लीजिए। अच्छा, ये आपको चार बातें ये समझ आई हैं? इन चार किताबों में दो तरह की चीजें आनी है, कैसी, कोर एक्टिविटी वाली और बच्चों बोलो उधार वाली। कौन सी वाली बच्चों, कैश वाली तो इधर आ जानी है ना कैश बुक में। ये बात समझ आई? अब देखो ये सीक्वेंस इसका बनेगा, ये चलती कैसी हैं चीजें, इधर देखें भाई, इधर आ जाए कहता जी एक्सप्लेनेशन ऑफ डे बुक, एक्सप्लेनेशन ऑफ डे बुक, तवज्जो से बात सुननी है। अच्छा, ये ना पहले इनवॉइस की डेफिनेशन है, कहता जी सप्लायर विल गिव और सेंड अ डॉक्यूमेंट टू द बायर जिसके ऊपर सारी डिटेल होती है ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स, इसे इनवॉइस कहते हैं। कहता है इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, कहता है सेलर के लिए ये परचेज इनवॉइस है और कस्टमर के लिए ये क्या है। अच्छा, सेल डे बुक क्या है, इसको समझ लें, बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। कहता से ये ना डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, सही है, इस किताब इस हमारी FAR 1 की किताब में नहीं, ITA की किताब में है। कहता सेल डे बुक इज अ किताब इन विच क्रेडिट सेल्स, कौन सी सेल्स, रिलेटिंग टू द बिजनेस आर, कहता द सोर्स डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या होता है, सेल इनवॉइस, क्या। अच्छा, अब आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए सेल डे बुक पे आ जाओ, किस पे आ जाओ बच्चों जी। अब ना ये काम जो था ना ये अब ऑब्सलीट हो गया है, क्या हो गया है, अब तो भाई देखो ना हम चलते हैं जर्नल एंट्री से, कहां से चलते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सही है मेरे भाई। अच्छा, जो बिजनेस ना ये इतना महंगा रिसोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, जो पढ़ा लिखा जो स्किल्ड लेबर होती है वो पैसे मांगती है, सही है ना, उसको आपको अच्छा क्या उसका नाम है पैकेज देना पड़ेगा। आप कहते हैं यार नहीं, अभी हमारा बिजनेस बड़े छोटे लेवल पे है, क्या है, आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, एक जूनियर सा बंदा रखते हैं, उसे थोड़े से पैसे देंगे और मंथ एंड पे आके ना मैं खुद सारी काउंटिंग कर लिया करूंगा। इसके लिए बच्चों फिर होता यह है, आप बुक कीपिंग करते हैं, क्या करते हैं जी, आप एक बंदा रखते हैं जी, आप उसे कहते हैं कि यार ये है सेल डे बुक, ये स्ट्रक्चर सा उसको आपने बना के दे दिया। आप कहते हैं तुमने करना ये है, जब जब हमारी सेल होगी ना तुम्हें इनवॉइसेस दे देंगे, तुम्हें क्या करेंगे, तुमने उसी किताब में रहना है, तुमने बाहर नहीं जाना, तुम्हारा स्कोप सिर्फ वो वाली किताब है, सेल है ना सेल। आपने उसे कहना यार हम ना तुम्हें 4 किताबें देंगे, कितनी, समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए, हम तुम्हें कितनी किताबें देंगे, 4। तुमने सेल वाली किताब ये है जी, उसका कलर आपने क्या करना है, पिंक करना है, पिंक कर दिया वासिफ कलर। आपने कहा ये है परचेज वाली किताब, इसका रेड कलर है जी। आपने कहा से रिटर्न वाली का ग्रीन कलर है, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, उसको समझाना है ना जूनियर को। फिर आपने कहा यार ये परचेज रिटर्न वाली का कौन सा कलर है जी, ब्लू है, ठीक है मेरे भाई। वो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। आपने उसे कहा यार जब जब सेल होगी तुमने इस किताब में रिकॉर्ड करनी है, बस तुमने रिकॉर्ड करना है। उसने कहा सर जी और क्या करना है, आपने कहा ना 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 बस बस यही करो, बस यही करना है तुमने। उसने कहा सर ठीक है। अच्छा, तो जर्नल एंट्री नहीं होगी, जर्नल एंट्री करेंगे, वो आप किया करेंगे बच्चों 1 महीने के बाद, जो आपने पीरियड सेट किया होगा। आप कहेंगे जी कि मैं वीकली बेसिस पे एंट्रीज करूंगा, मैं मंथली बेसिस पे करूंगा, 6 महीने के बाद करूंगा, और सही है ना भाई। अच्छा जी, अभी आप सिर्फ इधर क्या कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ लिख रहे हैं इन किताबों में। इसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे पीरियड एंड पे आके, यानी जितना टोटल होगा उसकी एक एंट्री करेंगे, यानी डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जिस जिस बंदे को सेल करते जाएंगे वो आप इधर लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, ठीक है मेरे भाई जी। डेट, कस्टमर का नाम, इनवॉइस का नंबर, और इधर क्या आ जाएगा, अमाउंट। और भाई इतना तो जूनियर बंदा कर सकता है ना, कितना भी नहीं कर सकता। आपने कहा जी 1 जनवरी को हमने वेस्ट को सेल की, कितने की, कहता इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस नंबर तो वो लिख सकता है ना। कहता 5000 की, कितने की, 5000 की, कितने की मेरे भाई। फिर हमने जी 13 जनवरी को सेल की जी बिलाल को, कितने की, कहता इनवॉइस नंबर ये है, कितने की, 10,000 की, कितने की मेरे भाई, ये भी उसने। फिर 25 जनवरी को हमने तल्हा को सेल की 1003, इनवॉइस का नंबर, कितने की, टोटल बताओ कितना हुआ, टोटल कितना मेरे भाई, 35,000, 30। अच्छा, आज के दौर में क्या होता है, आप इसकी एंट्री साथ साथ करते हो। आप कहते हैं बच्चों डेटर डेबिट
डेटर अवैस डेबिट कितने से? 5,000 से, और सेल्स क्रेडिट जी। डेटर बिलाल डेबिट 10,000 से और सेल्स क्रेडिट। डेटर तलहा डेबिट कितने से? 20,000 से, और ये बात समझ आती? इधर क्या कर रहे हैं? इधर आप साथ साथ जनरल एंट्रीज आप एक एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? पीरियड एंड पे आके। कब? वो आप, वो बिजनेस की मर्जी है, पीरियड 1 महीने का, 6 महीने का, साल का, वीकली बेसिस पे। भाई बात समझ आई है जी? आप करेंगे बच्चों 35,000 से एक सिंगल एंट्री। क्या बोला? आप कहेंगे बच्चों ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स, डेटर नहीं, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। डन। फिर आप इसकी करेंगे पोस्टिंग। क्या करेंगे बच्चों? इधर आ जाए। डेटर्स यानी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, और मेरे भाई सेल्स क्रेडिट। इधर रेफरेंस आएगा रिसीवेबल का, इधर आ जाएगा बच्चों सेल्स का। डन जी? डन भाई? आप मुझे एक बात तो बताएं, एक बात बताएं, आपसे सवाल है जी, मुझे बताएं इस अकाउंट को देखें, ट्रेड रिसीवेबल वाले को, जल्दी करें, शाबाश, और बताएं इसमें क्या मसला है। हाँ शाबाश, वेल डन। इधर मसला क्या है ट्रेड रिसीवेबल में? भाई जब ना जूनियर ने ये रिकॉर्डिंग की ना 35,000 की, भाईजान वो आया जी बंदा, जो पढ़ा लिखा बंदा है, उसने जी एक एंट्री उसने कर दी जी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और बाद में जाके जल्दी से क्या कर लिया जी, उसने इन अकाउंट्स में जाके पोस्टिंग कर दी। क्या कर दी? बाद में उसने सोचा कि यार मसला ये है, ये ट्रेड रिसीवेबल तो पता ही नहीं चल रहा किस बंदे से मैंने कितने पैसे लेने हैं, मैंने किस बंदे से काजी कितने पैसे लेने हैं, ये इधर से पता नहीं चल रहा। अब ना उसने जूनियर को बुलाया, उसने कहा इमदाद, उसने जूनियर को कहा कि भाई जाओ सारी इनवॉइसेस लेके आओ और इधर बैठ के देखो किस बंदे को कितनी कितनी सेल की। उसने कहा ले अभी मारेगी। अब ये काम क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़ गया है। क्या किया है? अब कुछ लोग ना स्मार्ट भी होते हैं, सही है जी, थोड़ी सी क्या उसका नाम है, चालाकी भी करते हैं। उसने कहा सर आपको चाहिए क्या? उसने कहा भाई मुझे ये चाहिए कि किस बंदे को कितनी सेल की है, और उसका लहदा लहदा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वो आप मुझे बताओगे ना, इसको इतनी सेल की है, इतनी की है, और फिर मैं देखूंगा भैया इससे इतने पैसे आगे हैं, मेरे पास आ जाएंगी, सेग्रीगेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? मुझे पता चलेगा। हमारे वाले क्वेश्चन में तो खैर मैंने assumption ली है 1 रुपया भी डेटर्स ने हमें नहीं दिया। भाई बात समझे हैं? 1 रुपया भी हमें डेटर से रिकवर नहीं हुआ। ये बात समझे हैं जी? अच्छा इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। वो जूनियर कहता सर जी ये काम तो मैंने किया हुआ है। हमने कहा अच्छा? उसने कहा सर देखें आपको यही चाहिए ना, किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं। आपने कहा बिल्कुल। उसने कहा सर मुझे पहले ही आइडिया था। मुझे क्या था? पहले ही आइडिया था कि एंड पे जाके ये मसला आना है। कहता सर मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आप जब आते हैं महीने के एंड पे, आप ये अकाउंट बनाते हैं ना इस तरह का, इतने पैसे लेने हैं, आप इधर ना खब्बी साइड पे, उल्टी साइड पे इधर अमाउंट लिखते हैं कि इधर इतने पैसे इनसे लेने हैं। कहता सर मैंने भी यही वाला काम किया। आप तो ऐसे बड़ा सारा करके अकाउंट बनाते हैं ना, मैंने छोटे छोटे अकाउंट्स ना साथ। कहता मुझे नहीं पता ये क्या है, ये टी सा मैंने भी इस तरह बना लिया। मैंने क्या किया, जब अवैस को सेल की थी 5,000 की, मैंने भी इस तरह थोड़ा सा करके ना इस तरह नाम लिख दिया इस तरह। कहता मुझे अब क्या पता ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। कहता नाम लिखा, मैंने भी इस तरह ना खाबी साइड पे, उल्टी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 5,000 लिख दिया। आपने कहा यार वेल्डन यार छाछ हो गया। उसने कहा आगे, उसने कहा सर जी बिलाल को सेल की थी, पैसे तो इसने दिए कोई नहीं है। कहता मैंने क्या किया सर, मैंने इधर आके इधर एक 10,000 की अमाउंट लिख दी। कहता फिर कहता तलहा, आपने कहा चलो तलहा की इनवॉइसेस ढूंढो कितने की सेल है। उसने कहा सर मैंने ये वाला काम भी किया है, इसको हमने जो सेल की थी वो थी 20,000 की, कितने की? कहता सर वो भी मैंने इधर आके लिख दिया। आपने कहा यार वेल्डन यार, मैं छुट्टी करता हूं, आज से तुम मैनेजर। क्या? इसका इंक्रीमेंट लगाओ भाई, इसको शाबाशी दो, वेल्डन छाछ हो गया जी। इसी तरह ही तरक्की होती है मेरे चांद, इसी तरह ही होती है। जो बंदा अपने काम के साथ क्या होता है, लॉयल होता है, फिर वो जी। अच्छा आप भी सुनो मेरी बात, नहीं तो कुछ 80% लोगों की अप्रोच ही होती है यार जो कह दिए बस वही करना, इससे आगे नहीं जाना। इसका मतलब अपना दिमाग लगाना ही कोई नहीं है। भाई बात समझे हैं? अच्छा अब मेरे भाई वो कहता अच्छा यार ये तुमने काम किया। उसने कहा ठीक है, ये जरा अकाउंट मेरी तरफ लेके आओ। उसने कहा यार ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 5,000, हमने दमशे लिया 1 रुपया भी इनसे हमें नहीं मिला। फिर हमने कहा जी इससे कितना आ गया जी
फिर हमने कहा जी इनसे कितना आ गया भैया 20,000 आ गया मेरे भाई। अब मुझे बताओ बच्चों, इधर देखो बहुत तवज्जो से। अब आपने फिर एक लिस्ट बनाई होगी, क्या किया होगा आपने कहा जी लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, क्या आपने कहा जी इनसे हमने पैसे लेने हैं 5,000, इनसे लेने हैं 10,000, इनसे कितने लेने हैं। अब आपके पास सेग्रीगेशन आ गई है, अब आपके पास सेग्रीगेशन आ गई है मेरे भाई, आ गई है सेग्रीगेशन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, मेरे भाई अब दो तरह के अकाउंट्स बन रहे हैं। कितनी किस्म के अकाउंट्स बन रहे हैं? पूरी अकाउंटिंग में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। कितनी किस्म के? ये जो आप टी अकाउंट्स बनाते हैं इनकी नेचर दो तरह की है। कितनी किस्म की है? या तो जनरल होंगे या ये क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे। जनरल को नॉमिनल भी कहते हैं, मेन भी कहते हैं, मेन अकाउंट्स भी कहते हैं, जनरल भी कहते हैं GENERAL, और भैया नॉमिनल भी कहते हैं। तीन चीजें कहते हैं, तीन नाम है इनके। कितने हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं जनरल, नॉमिनल, ये लफ्ज आपको याद होने चाहिए, जनरल, नॉमिनल, मेन अकाउंट्स। सही है मेरे भाई। और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स, इन्हें सब्सिडरी, वेल डन, इन्हें सब्सिडरी अकाउंट्स भी कहा जाता है। इन्हें मेरे भाई इन्हें सब्सिडरी अकाउंट्स भी कहा जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा भाई मेरे, पूरी अकाउंट, एक बात करने लगा हूं, पूरी अकाउंटिंग में आप जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे जनरल हैं, एक्सेप्ट डेटर एंड क्रेडिटर के इंडिविजुअल अकाउंट्स के। दोबारा फिर सुनो, आप पूरी अकाउंटिंग में जितने अकाउंट्स भी बनाते हैं, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, भाई उसके बाद क्या उसका नाम है, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे आपके मेन अकाउंट्स हैं। क्या हैं भैया? एक्सेप्ट डेटर एंड क्रेडिटर के अकाउंट्स नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स के। भाई बात समझे हैं, बात समझे हैं। अगर डेटर का एक अकाउंट बना है, क्रेडिटर का सिर्फ एक अकाउंट बना है, इन्हें कहते हैं डेटर कंट्रोल अकाउंट या क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट। ये बात समझे हैं भाई? ये तक बातें समझे हैं? इधर तक बातें समझ गए? अब मैं आपसे 2 से 3 सवाल पूछने लगा हूं, जरा गौर से जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, भाई ये अभी ना भी नोट करो तो मसला नहीं है, ये सब लिखा हुआ है इधर, मैं बता देता हूं किधर नॉमिनल किसे कहते हैं, मेन किसे कहते हैं। बहुत तवज्जो से एक एक चीज लिखी हुई है। अच्छा इधर देखो, मेरी बात सुनो, तवज्जो से जरा बातें सुन लो बस भाई मेरा पहला सवाल, इंडिविजुअल अकाउंट्स ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या कंट्रोल अकाउंट? इंडिविजुअल अकाउंट, वेल डन, शाबाश जी। ना चांद सेम कहां से है यार? कंट्रोल का मतलब तो ये है कि डेटर का एक अकाउंट बन रहा है बस। कंट्रोल या मेन, कंट्रोल अकाउंट्स पार्ट है जी मेन लेजर्स का। किसका जी? सेम कहां से है? अच्छा जी, ये जो मेन अकाउंट आपने जो बनाया डेटर का, जिसे आपने कंट्रोल अकाउंट कहा, जिसे क्या कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये समरी प्रोवाइड करते हैं, समराइज करते हैं लार्ज ट्रांजैक्शंस को। क्या मेरे भाई? ये बात समझ आती है? दो बातें, पहली बात इंडिविजुअल अकाउंट्स क्या करते हैं बच्चों, बोलो शाबाश। यार इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है ना, इनके बगैर तो गुजारा नहीं होगा, वरना आप लिस्ट भी नहीं बना सकेंगे, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, आप साथ साथ मेंटेन कर रहे होगे, वरना इनके बगैर गुजारा नहीं होगा। ये आप वर्किंग पर्पस के लिए बनाते हो। किस लिए बनाते हो? ये आपके मेन अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होते, ये आपकी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते। सही है जी? ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होते, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होते। जो मेन अकाउंट्स हैं ये आपकी जो डेटर का कंट्रोल अकाउंट है, ये जो क्रेडिटर का कंट्रोल अकाउंट है, ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। क्या है? इधर तक बातें समझ आई? इधर तक बातें समझ आई? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं है सर। आप बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है, थोड़ी सी 2-4 मिनट की गुफ्तगू और करके ये कहां बातें लिखी हैं सारी इंशाल्लाह हम एक दफा पढ़ लेते हैं। मुझे एक बात तो बताएं भाई, एक बात बताएं, ये आपके सामने है डे बुक। क्या है बच्चों? ये आपके सामने क्या है? डे बुक। इधर देखना, इधर देखना, अब सीक्वेंस समझना, सीक्वेंस समझना। डे बुक से आगे एंट्री होनी है, क्या होनी है? जनरल एंट्री।
फिर क्या होनी है बच्चों, पोस्टिंग, यानी टी काउंट्स में चीजें जानी है। तो ऐसे क्या मेरे भाई, ऐसे ही है ना। अगर डे बुक में अमाउंट लिखते हुए मसला आ गया तो इसका, और क्वेश्चन साइलेंट हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, इसका मतलब है डे बुक में गलती। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो भाई, इधर देखें, ये 20,000 की जगह हमने लिख दिया जी 2,000, कितना लिखा बताओ, इधर फिर टोटल कितना आया होगा, 17,000। क्या मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा जी कि डे बुक में मसला है, क्या है, और आगे खामोश है, इसका मतलब है हर जगह पे मसला, यानी सारी चीजें तबाह दे, एंट्री तबाह दे, पोस्टिंग भी तबाह दे, क्या मेरे भाई, पोस्टिंग भी तबाह दे, और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स, ये जो बिलाल कौन था, तलहा था, हाँ, ये जो था इधर भी तबाह दे, इधर कितना आया होगा, यानी हर जगह तबाह दे। ये बात समझ आती है जी, ये बात समझ आती है मेरे भाई। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है बच्चों, दूसरी बात ये हो सकती है कि डे बुक सही है, क्या है, अब इंसान है ना, इंसान अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मिस्टेक हो सकती है। कहता आपने 5,000 इंडिविजुअल अकाउंट में लिखा, 10,000 इधर से उठा के इंडिविजुअल अकाउंट में लिखा, 20,000 इधर से उठा के इंडिविजुअल अकाउंट में लिखा, लेकिन जब आप एंट्री करने लगे ना तो भैया ये 35,000 की जगह आपने 3,500 रुपए से एंट्री कर दी, या 3 लाख 3.5 लाख से कर दी, इंसान कर रहे हैं ना अकाउंटिंग। अच्छा जी, कहता फिर बताएं, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स में मसला नहीं होगा, कहता फिर आपका मसला होगा जनरल एंट्री में, किसमें, और पोस्टिंग में, पोस्टिंग में भी मेन अकाउंट्स में, किसमें मेरे भाई, ये बात समझ आई भाई। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये लिस्ट ऑफ कस्टमर्स कहां से बनती है बताएं, शाबाश, इंडिविजुअल अकाउंट से, कहां से, अच्छा ये ना आपकी वर्किंग होती है, ये क्या होती है, इंडिविजुअल अकाउंट्स और लिस्ट, ये क्या होती है, वर्किंग, क्या होती है बच्चों, ये वर्किंग होती है, ये आप अपनी सहूलत के लिए बना रहे होते हैं, ये अकाउंटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, बात समझ आई है, ये वर्किंग पर्पस के लिए बन रहे होते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, जब आपके इंडिविजुअल अकाउंट सही बने हैं तो मुझे बताएं लिस्ट भी सही बनी होगी, फिर लिस्ट भी सही बनी होगी। अच्छा अब मुझे बताएं, पहला सिनेरियो और दूसरे सिनेरियो में थोड़ा सा फर्क है। पहले सिनेरियो में हमने कहा था डे बुक में ही मसला है, इसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी मसला, इसका मतलब लिस्ट भी गलत बनी है। और दूसरे सिनेरियो में हमने कहा भैया ये बिल्कुल सही है, अगर ये सही है तो फिर सादा सी बात है, लिस्ट भी, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी सही है और लिस्ट भी सही है। ये नॉर्मल अजम्पशंस होती हैं, क्या होती हैं मेरे भाई, इधर तक बात समझ आई थी, इधर तक बातें समझ आई हैं, इधर तक कोई मसला। अच्छा अब आप इस तरह करें, अब जल्दी से ना मैं आपको से रिटर्न पढ़वा देता हूं एक दफा, फिर आपने कुछ बातों के जवाब देने हैं। सर से रिटर्न, कहता जी सारा गामा, कहता 1,000 की ये रिटर्न है, 2,000 की ये है, टोटल रिटर्न बता दो, एंट्री बताओ भाई, से रिटर्न डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, ओके सर। अब एक सवाल आपसे पूछना है, आपने इधर ही गलत बताना है। मेरा पहला सवाल, नेट सेल कितने की होगी, 35,000 में से 3,000 क्या कर दो, माइनस कर दो 32,000 की, कितने की भाई। अब दूसरा सवाल सुनना, लेकिन व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल डे बुक, 32,000 ना भाई, वो लहदा किताब है, ये लहदा किताब है, एसओएफई में नेट ही जाएगा और एसओसीआई में नेट ही जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है, सेल डे बुक का टोटल कितना है, से रिटर्न डे बुक का टोटल। ये एग्जाम्पल पढ़ लें और जवाब बता दें जल्दी से, ये एग्जाम्पल पढ़ लें जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पढ़ लें जी और इसका जवाब बता दें। जल्दी जल्दी, शाबाश। कितना जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जी बताएं जी, कितना जी। कहता गुड्डू मेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ सर्टेन, पता नहीं कौन सा महीना है। कहता क्रेडिट सेल 15,000 जिसमें से 3,000 वर रिटर्न बाय द कस्टमर सब्सिक्वेंटली। भाई ये है से रिटर्न, ये है सेल्स। कहता कैश सेल कितनी है, यार ये तो इस किताब में आना ही नहीं है ना, उसका सवाल समझो, सेल डे बुक, ये तो कैश बुक में आएगा, किस में आएगा। कहता कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मेरे भाई ये तो जब पैसे मिल जाएंगे ये भी कैश बुक में ही आएगा फिर,
पैसे की आनियां जानियां कैश बुक में, आनियां जानियां जिस मर्जी मकसद के लिए आनियां हैं, जिस मर्जी मकसद के लिए जानियां हैं, कैश बुक में। सादा बात। अब आप मुझे बताओ बच्चों, सेल डे बुक का टोटल क्या है? जी जवाब है अल्फा। 12,000 वाले गलत हैं। क्या है बच्चों? हाँ, सेल डे बुक का टोटल 15 और सेल रिटर्न डे बुक का इमदाद। यार वो शेर खान किधर है? अच्छा, नीतानुसलाम जी। 15,000 तो छूटें ज्यादा आ गई हैं? लें जी। अच्छा भाई, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब जो काम की बातें पढ़नी है मेरे भाई, ये है जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। ये जी पढ़ें जी, शाबाश। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 मेरे साथ ही पढ़ लें। कहता जी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल स्लैश सब्सिडरी लेजर एंड मेन लेजर्स। इसमें ना आईटीए में ना हम बच्चे को रिक्वेस्ट करते हैं, यार इंसानों की तरह इस टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है? बच्चे का तो वो बहुत देखी जाएगी। कहता प्लीज केयरफुली रीड करो इसे, अदरवाइज यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन आईटीए और फेस होना चाहिए जी। सही है मेरे भाई? आओ जी इधर आओ बच्चों, पढ़ो जी इधर। जो बातें आपको बताई हैं सारी इधर लिखी हैं जी। क्या था? एवरी एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्ट। इसका दूसरा मतलब जलील फिर ये हुआ, डेटर या क्रेडिटर के जो अकाउंट्स हैं, कंट्रोल अकाउंट जो है, जो बड़ा अकाउंट एक बनेगा, वो क्या है? वो मेन अकाउंट है। क्या है वो? क्या है? कहता मेन लेजर्स को नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। सही है मेरे भाई? एक और नाम भी बताया था। नई सब्सिडरी कहां से? ओके सर, नॉमिनल तो लिखा ना चांद। कहता वाइल इंडिविजुअल अकाउंट्स को सब्सिडरी अकाउंट्स भी कहते हैं। ओके भैया? कहता नीचे लिख दिया था बल्कि, मेन लेजर नॉमिनल लेजर इज क्लासिफाइड इन, ये कहता जनरल लेजर में जाते हैं। सही, जब कहते ही वो हैं तो उधर ही जाएंगे ना। कहता जी कंट्रोल अकाउंट्स यानी डेटर एंड क्रेडिटर आर पार्ट ऑफ मेन स्लैश जनरल लेजर, वाइल डेटर एंड क्रेडिटर के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं पार्ट ऑफ। ओके जी, ये तक बात समझ आई? उसके बाद कहता है रेलिवेंट डे बुक का जो टोटल होगा उसका टोटल पीरियड एंड पे कंट्रोल अकाउंट में लिख दिया जाएगा। कहता वाइल इंडिविजुअल फिगर्स फ्रॉम जर्नल आर पोस्टेड टू सब्सिडरी बुक्स। कहता यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स, कहता जो आपने सेल डे बुक का इंडिविजुअल बैलेंस है ना, कहता वैस का, तलहा का, बिलाल का जो इंडिविजुअल बैलेंस है, कहता ये आपने लेके जाना है सब्सिडरी अकाउंट्स में, इंडिविजुअल्स में। और कहता जो टोटल है उसे मेन लेजर में लेके जाना है। किधर लेके जाना है सर? कहता जी उसके बाद एंड अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से बनेगी? इंडिविजुअल अकाउंट से बनेगी। कहां से बनेगी? कहता विच सम द टोटल बैलेंस, कहता उस सब को ऐड करो। कहता लिस्ट में हर इंडिविजुअल डेटर एंड क्रेडिटर का का बैलेंस सेपरेट आता है। ऐसे ही होता है बच्चों, ऐसे ही अभी आप देख रहे हैं ना सारी चीजें। आगे जी कहता सब्सिडरी लेजर्स आर अपडेटेड ऑन, कहता ये साथ साथ बन रहे होते हैं, साथ साथ। कहता वाइल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ। ये तक बातें समझ आई? कोई मुश्किल बात? आगे कहता समटाइम्स कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, समटाइम्स कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं भैया, अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस को आपने फॉलो करना है। भाई आईएफआरएस को फॉलो करने का मतलब क्या है? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने किसके मुताबिक बनानी है? आईएफआरएस के मुताबिक। ऐसे ही है भाई, वो ऐसे ही है ना। अगर वो गलत बनी है तो भाई मसला है। क्या है? अगर वो गलत बनी है तो क्या है? यार अगर एक बंदा जैसे मर्जी वर्किंग करे, वो लेजर को बनाए ना बनाए, टी काउंट बनाए ना बनाए, स्टेटमेंट फॉर्म में बना ले, उसकी बैलेंस शीट सही है, उसकी एसओसीआई सही है, उस पर कोई इतराज कर सकता है? कोई भी इतराज नहीं कर सकता। ये बात समझे हैं? हाँ, ये काउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा जरूर है। ये बात समझ आई भाई? अच्छा कहता समटाइम्स कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, कहता कभी कभी कंट्रोल अकाउंट्स
नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। क्यों? आप कहते हैं यार जब हम इतना डिटेल का हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वर्किंग में जाके हम इंडिविजुअल का बैलेंस भी लिख रहे हैं, फिर लिस्ट भी बन रही है, हमें इसकी जरूरत, बस छोड़े यार ये हम नहीं बना रहे। सही है मेरे भाई? कहता फिर आप एंट्री क्या करोगे? फिर आप डेटर का इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट करोगे, और सेल्स को क्या करोगे? और कहता व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, फिर आप कहोगे डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ओके मेरे भाई, आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब करेक्शन ऑफ एरर है जी। कहता इफ जर्नल एंट्री डे बुक में अमाउंट रिकॉर्ड करते हुए गलती हो गई एंड कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, और कहता कंट्रोल अकाउंट्स, कहता तो पूरी जर्नल एंट्री में क्या होगा बच्चों? बोलो शाबाश। इशू रेलिवेंट जर्नल यानी बुक को भी ठीक करना पड़ेगा एंड कंट्रोल अकाउंट्स को भी। ओके मेरे भाई? ओके सर। अगली बात कहता अगर जर्नल डे बुक में सही अमाउंट रिकॉर्ड की है और किसी और जगह पे पोस्टिंग करते हुए गलती हुई तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन, आपका जर्नल बिल्कुल ठीक है। कहता जिधर गलती हुई है जस्ट उधर ठीक करनी पड़ेगी। ओके मेरे भाई? अब वो देख लेंगे ना। कहता अगर जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हुए गलती हो गई है और सब्सिडरी अकाउंट में सही पोस्टिंग हुई है, जर्नल में गलती हुई लेकिन सब्सिडरी अकाउंट में आपने चीज सही पोस्ट की, कहता तो इसका मतलब है लिस्ट सही बनी है। सो जस्ट जर्नल को ठीक करना पड़ेगा एंड नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एंड ऑन। आपको बातें समझ आ रही? जो जो सवाल आपके जहन में है ना वो इंशाल्लाह हो रहे हैं सही जी। कहता अगर डे बुक में गलती है, अब ये है जी फेवरेट, क्या है बच्चों? अगर डे बुक में गलती है और क्वेश्चन साइलेंट है, क्या है? तो इसका मतलब है इंडिविजुअल कंट्रोल अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ बैलेंस में भी क्या है बच्चों? जर्नल एंट्री में कहता है जर्नल में मसला, किस में? इसका मतलब है बच्चों फिर साइलेंट है तो आपने कहना हर जगह ही तबाह दे। ओके भाई? कहता सो डे बुक, इंडिविजुअल कंट्रोल अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ बैलेंसेस सब जगह पर एडजस्टमेंट। ओके मेरे भाई? आगे कहता जी इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स, यहां सप्लायर भी तो लिखना चाहिए ना, ये अपडेट। कहता गिव मोर डिटेल इंफॉर्मेशन वाइल, कहता जी कंट्रोल अकाउंट समराइज द लार्ज ट्रांजैक्शन। ऐसे ही है जी। कहता व्हेन, अच्छा ये बात अहम है जी, ये बात इसको क्रैम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस बात को आपको क्रैम करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? कहता व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, कहता जब कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनते, कहता सेल लेजर को टोटल रिसीवेबल लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? और कहता कस्टमर लेजर, क्या कहता जब कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फिर हम कहता सेल लेजर को क्या कहते हैं? टोटल और कस्टमर का लेजर। और मेरे भाई कहता फिर मजबूरन सेल लेजर को ही क्या कह देते हैं? बोलो शाबाश। रिसीवेबल का लेजर, या फिर अब ना ये बात समझ आना थोड़ी मुश्किल है, फिर किसको बेस बनाते हैं? सेल लेजर को। फिर जितने पैसे कैश बुक में आ रहे होते हैं उसे प्लस माइनस करके ना आप डेटर का बैलेंस निकाल रहे होते हो। सही है? अगर आप इतने खट्टू हैं कि आपने वर्किंग भी नहीं की हुई, किसमें बच्चों? आपने इंडिविजुअल अकाउंट्स भी नहीं बनाए या फिर आपने लिस्ट भी नहीं बनाई, तो कहता फिर आप क्या कहते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स नहीं। उन्हें तो नहीं पता ना कंट्रोल अकाउंट्स में आप नहीं बन रहे, आपने इंडिविजुअल काम किया हुआ है। ये जनरल स्टेटमेंट है। क्या है? कहता व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, आप सेल के लेजर को क्या कहेंगे? पेपर में अब सवाल आते हैं। कहता कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, कहता जी हमने क्या किया? कहता जो है ना रिसीवेबल का बैलेंस, कहता लिखना था 20 रुपए से, कितने से? कहता लिख दिया 40 से। मसला आया बच्चों? अब डेटर का कंट्रोल अकाउंट तो बन ही नहीं रहा, तो फिर किस में जाकर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? सेल्स में। किस में? बस ये बात याद रखनी है, जब सवाल आएगा तो मैं आपको कहूंगा वो एक बात हमने पढ़ी थी। सही है मेरे भाई? आगे कहता परचेज लेजर को क्या कहेंगे? टोटल पेबल लेजर, या फिर बच्चों क्या कहता सप्लायर लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता ये स्पोर्टिंग पर्पस के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं मेरे भाई? ये किस लिए होते हैं बच्चों? स्पोर्टिंग पर्पस के लिए। किस लिए होते हैं? ये बात समझ आई जी? ये बात समझ आई मेरे भाई? 4 किताबें हैं बच्चों। क्या हैं? 4 किताबें, जिसमें कोर एक्टिविटी वाली चीजें आनी है और उधार वाली आनी है। और कौन सी आनी है? 5वीं किताब के अंदर मेरे भाई कैश वाली चीजें आनी है। कौन सी चीजें आनी है?
कौन सी चीजें आनी है मेरे भाई? कैश वाली। अच्छा छठी किताब जो रह गई है, अच्छा इसकी भी टाइप्स होती हैं, कैश बुक की 3 टाइप्स हैं। कितनी है? पढ़ लेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। अच्छा इसके अलावा जो छठी किताब है, जो पहली 5 किताबों में नहीं आया, वो किधर आ जाएगा? अब एग्जांपल्स दो जरा सोच के। शाबाश, बैड डेट एक्सपेंस, वेल डन, शाबाश। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, वो सुन लो, फिर उसके बाद आपने धड़ाधड़ मुझे जवाब देने हैं। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखें भाई, इधर देखो, इधर देखो। जो पहली 5 किताबों में नहीं आया, पहली 5 किताबों में क्या नहीं आया होगा भाई? कोर एक्टिविटी वाली चीजें, कोर एक्टिविटी वाली चीजें भैया, और जी कोर एक्टिविटी वाली चीजें, उधार वाली, कोर एक्टिविटी वाली भी और उधार वाली भी भाई, वो तो पहली 4 किताबों में आ गई होंगी। 5वीं किताब में कैश की आनी या जानी आई होंगी। छठी किताब में जो इन 5 में नहीं आया, वो सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल देना शुरू कर दें। भाई ने कहा बैड डेट एक्सपेंस, बिल्कुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज या डिक्रीज, वो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वेल डन, शाबाश। ड्राइंग्स, शाबाश। और बताओ। अच्छा ड्राइंग्स मेरे भाई, ड्राइंग डेबिट अगर कैश कर ले गया ऑनर या बैंक से पैसे ले गया तो वो कैश बुक में आना है। अगर परचेजेस हैं, परचेजेस क्या बच्चों? अगर परचेजेस हैं तो भैया फिर आ जाएगा इस किताब के अंदर, सही है ना? या व्हीकल घर ले गया, या क्या उसका नाम है जी, ले गया घर, फर्नीचर ले गया, गाड़ी ले गया, तो सही है मेरे भाई, इस तरह की चीजें। और बताओ। एनआरवी एडजस्टमेंट इन्होंने कहा, एनआरवी एडजस्टमेंट कल पढ़ी थी, वो किस में आनी है बच्चों? जो रह गया वो इस किताब में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड कौन से वाला? सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड, कौन सा मेरे भाई? अच्छा उसमें भी मसला है, उसमें भी क्या है वो थोड़ा समझाना पड़ेगा एक दिन, 5-7 मिनट में इंशाल्लाह समझाएंगे आपको। डिस्काउंट अलाउड जो है ना, और बच्चों जो डिस्काउंट रिसीव है कौन से वाला? सेटलमेंट वाला। उसकी जनरल एंट्री किधर होनी है? इस किताब में। किधर होनी है मेरे भाई? जनरल जर्नल में। किस में होनी है? और बताओ, और बताओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर पे नहीं किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट, या इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस अगर पे नहीं किया, वो किधर आएगा? इस किताब में। यानी सादा बात, अगर मैं अगर सादा बात करूं तो हाँ, एक बात याद आ गई। आपने खरीदी है जी बच्चों बिल्डिंग, क्या बच्चों? आपने बिल्डिंग खरीद ली, क्या किया भाई जी? शाबाश, बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, शाबाश। आपने बिल्डिंग खरीद ली या आपने एसी खरीद लिया, ये नॉन करंट एसेट है। ये क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट मेरे भाई। और पैसे जलील पे नहीं किए, अब बताओ। जनरल जर्नल में आ जाएगा, बस बात खत्म। ओके मेरे भाई, आ जाओ जी इधर। अच्छा एक छोटी सी बात और सुन लो, जहन में आ गई भाई। अकाउंटिंग के अंदर ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स पीरियड एंड के ऊपर आके हो रही होती हैं। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स मेरे मासूम दोस्त पीरियड एंड पे होती हैं। कोई बता सकता है वो कौन? देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। शाबाश। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री कब होती है? पीरियड एंड पे। बैड डेट एक्सपेंस की, प्रोविजन की एंट्री कब होती है बच्चों? पीरियड एंड पे। अक्रूवल्स की एंट्रीज, ये सैलरीज पेएबल, यूटिलिटीज बिल पेएबल, ये पीरियड एंड की एडजस्टमेंट है। एनआरबी की एडजस्टमेंट कब होती है? नॉर्मली, मैं नॉर्मली का लफ्ज बोल रहा हूं, ये होती है पीरियड एंड पे। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कब होती है? नॉर्मली पीरियड एंड पे। और भाई बात समझ रहे हो? और बात समझ रहे हो जी? बातें समझ आई हैं? अच्छा इधर आओ। उए चलो फिर बताता हूं मैं, ठीक है फिर बताता हूं। इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। छठी किताब किधर गई? हाँ ये रहा जनरल जर्नल। क्या बच्चों? कहता रह तो नहीं गया? अगर कोई रह गया तो जनरल जर्नल में आएगा। तो किस में आएगा? सर दिस माइट बी यूज टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ। ईयर एंड पे जो एडजस्टमेंट्स आती हैं, यानी पीरियड एंड कह लें या ईयर एंड कह लें, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसके लिए स्टैंडर्ड है IS 38, वो हमारे खैर सिलेबस में नहीं है जी। FA 2 में कहता बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस एंड NRV जी। और भी आ सकती हैं, और भी आ सकती हैं, और भी आ सकती हैं जी। वो आ सकता है ना इंपेयरमेंट लॉस वगैरह की, वो भी आ सकता है। उसके अलावा मेरे भाई सेटलमेंट डिस्काउंट, क्या? सेटलमेंट ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री होती नहीं है मेरे चांद, भाई बात समझ आई है? उसके अलावा कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ये क्या होती है? ये मुझे समझाना पड़ेगा 3-4 मिनट में, मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह।
मैं समझा दूंगा, समझा देता हूं। कहता करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर कहता अगर कोई चीज आनी थी फॉर एग्जांपल जी 20,000 से, आपने लिख दी जी 30,000 से, इसे करेक्ट करना पड़ेगा। कहता जी ये जो एंट्री होती है ना, जिसे कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, वो जो हमने जीटा ट्रेडर वाला क्वेश्चन नहीं किया था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें गलत पहले हम सही एंट्री लिखते थे, फिर हम लिखते थे भैया रॉन्ग एंट्री जो काउंटेंट ने किया, फिर ये जितनी भी एंट्रीज आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज जिसे आप कह रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं, करेक्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं, वो मेरे चांद इस किताब में आएगा। किस में आएगा? डन मेरे भाई। कहता एनी अदर एडजस्टमेंट, कहता एक्रूड एक्सपेंस, यार सैलरी पे नहीं की अभी आपने, अभी आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं किया, अभी आपने यूटिलिटीज बिल पे नहीं किए, वो सारे मेरे भाई इधर आ जाएंगे। उसके अलावा जी एक्रूड इनकम, क्या मेरे भाई? डिविडेंड इनकम रिसीवेबल है, क्या है बच्चों? रेंटल इनकम रिसीवेबल है, ये किस किताब में आ जाएगा? उसके बाद कहता जी, इसके बाद यार वो गवर्नमेंट ग्रांट है, वो जो डेफर्ड ग्रांट की एंट्री नहीं करते, वो जो आप कहते हैं जी किताबों में डेफर्ड ग्रांट, डेबिट ग्रांट, इनकम क्रेडिट, वो किधर आ जाएगा? इसी किताब में आएगा ना, पीरियड एंड पे आके। कहता इसके अलावा पेएबल फॉर फिक्स एसेट। सही है मेरे भाई, कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा थोड़ा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से रिलेटेड कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा थोड़ा। ओके सर जी, ए तक बातें समझ आ गई हैं? अच्छा, अब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, खैर जिस तरह ये है जी कॉन्ट्रा सेटलमेंट, क्या है भैया? जिस तरह मैंने कहा जी कैश की 3 किताबें होती हैं, कैश बुक 3 टाइप्स होती हैं, ये इंशाल्लाह साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ना। अच्छा आप इधर आओ भाई जी, इसकी तस्वीर तो सूरत नहीं लेनी है आपने, इसकी तस्वीर फिर 2 हिस्सों में आएगी मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? या फिर आपको ये फाइल सेंड, बस ये फाइल सेंड हो जाएगी, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी तस्वीर ले लो फौरन। अल्टरनेट नेम्स फॉर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, वो जो आपको कहा नहीं था यार, जिस तरह आपको कहा था बच्चों, किधर गया, डेटर लेजर के कुछ और नाम भी हैं, सही है ना, जिस तरह इसके क्रेडिटर लेजर के कोई और नाम भी हैं जी, सही है। इसकी पिक ले ली भाई आपने, डन हो गया जी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलें, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलें। एक बात जहन में थी, भूल गया हूं यार, क्या था क्या था क्या था, चलो बहरहाल कोई नहीं, खैर है, अब देखी जाएगी। आप इस तरह करें जी, एक दफे किताब दीजिएगा, हाँ नोट्स बनवाने हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स जी, करेक्शन ऑफ एरर्स की हेडिंग दे दें, नोट्स बनाना शुरू करें। पहले उसूल लिख लेते हैं, पहले क्या करते हैं? उसूल लिखते हैं। क्या करते हैं जी? उसूल। खट्टू आपको कहा था मैंने, उस सेंड कर दो मुझे रजा की किताब से, करेक्शन ऑफ एरर्स वाले। अब इसके साथ मिलो और मुझे किताब दे दो। हाँ जलील भाई देख मेरी बात सुन, वो बात इतनी लंबी चली जानी है, 20-25 मिनट उसी पे लग जाने हैं, ठीक है मेरे चांद। तो कुछ चीजें ना मजबूरी होती है, टाइम इतना शॉर्ट होता है, लेकिन अगर तुम मुझे कहोगे IFRS 15 में 3 चीजें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं जी, नोट्स बनाना शुरू करें जी करेक्शन ऑफ एरर्स के। लिखना शुरू करें बच्चों, लिखना लिखना शुरू करो भाई, लिखना शुरू करो। जलील इधर देखना जी, लिखें जी करेक्शन ऑफ एरर की हेडिंग देखिए, ये जनरल नोट्स हैं करेक्शन ऑफ एरर के, क्या है मेरे भाई जी? लिखें जी, पहली बात, हम इस टॉपिक में हमेशा ये अजम्पशन, हम इस टॉपिक में हमेशा ये अजम्पशन लेंगे, हम इस टॉपिक में हमेशा ये अजम्पशन लेंगे, हम इस टॉपिक में हमेशा ये अजम्पशन लेंगे कि अकाउंटेंट ने कैश / बैंक का बैलेंस सही रिकॉर्ड किया हुआ है।
हम इस टॉपिक में, या वैसे तो खैर ओवरऑल अकाउंटिंग में ही होता है, अजम्पशन लेंगे कि अकाउंटेंट ने कैश स्लैश बैंक का बैलेंस सही रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके मेरे भाई, ये पहली बात मैंने तो लिखवाया ना इस टॉपिक में। इससे भी अगर बड़ी बात करें तो भाई पूरी अकाउंटिंग में ये अजम्पशन होती है कि कैश या बैंक के बैलेंस को अकाउंटेंट ने, चाहे वो जूनियर ही है, उसने सही रिकॉर्ड किया है। क्या किया है? अगर कैश की आनिया है तो उसने कैश या बैंक को डेबिट किया है, जानिया है तो कैश या बैंक को क्रेडिट किया। हाँ, मसला फिर किधर क्या होगा? किसी दूसरे हेड में मसला होगा। क्या होगा मेरे भाई? ये बात समझ आई? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? करेक्शन ऑफ एरर। हमने एरर्स को करेक्ट करना है। जब एरर्स को करेक्ट करने लगेंगे और ट्रांजैक्शन लिखी होगी तो हम हमेशा दमशन लेंगे कैश या बैंक के बैलेंस में मसला। ओके सर, ओके सर जी। दूसरी बात लिखो बच्चों, लिखो लिखो लिखो, शाबाश। ये असूल अगर हमने लिख लिए ना इंशाल्लाह और इन पे गौर फिक्र कर लिया, करेक्शन ऑफ एरर में कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। इसलिए तो 3 दिन लगवा दिए आपको रिवीजन में ITA की। जी लिखो जी, लिखो मेरे भाई लिखो। पहले सुन लो, एक होता है डेबिट, एक क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब भैया इसके 2 हेड या सब हेड इफेक्ट होंगे ना। हेड होते हैं काउंटिंग में 5, कितने बच्चों? उनके फिर बेतहाशा सब हेड है। क्या है? जिस कभी कभी ऐसा होता है जी कि एरर ऑफ ओमिशन होता है। क्या होता है? एंट्री ओमिट होगी। कभी कभी ऐसा होता है उसने बात की होती है कि हमने फला एंट्री नहीं की, फला एडजस्टमेंट नहीं की। इसका मतलब डेबिट भी नहीं किया और कभी कभी पता क्या कहते हैं? वो कहता जी कैश रिसीव्ड हैज बीन टेकन इनटू द फला अकाउंट। इसका मतलब है कैश उसने डेबिट किया और क्रेडिट पता नहीं फिर किस चीज को कर दिया। अब जिधर वो किसी खास चीज को नॉमिनेट कर दे, इसका मतलब ये होगा वो वाली चीज में गलती है जिसके बारे में खामोश है। आपने भी क्या रहना है? खामोश। सही है मेरे भाई? सही है सर। अब मेरी बात सुनो ना, अब मेरी बात सुनो। अकाउंटेंट है जी, उसने डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है। क्या करनी है जी? उसने कहा जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, बट उसे नहीं पता कि क्रेडिट साइड पे क्या आना है। उसने खाली छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अब मुझे बताओ ये मसला है कि नहीं है? अब उसने कहा डेप्रीसिएशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब मेरी बात सुन लो भाई, तैमूर साहब पहले बात सुनो। डेप्रीसिएशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, एक ये ट्रांस, आपने दोनों में फर्क बताना है मुझे। बहुत तवज्जो से बात, एक पे कर लो और 10.75 पे कर लो बल्कि। जी कहता है डेप्रीसिएशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब है मेरे चांद ना डेबिट ना ही क्रेडिट। एक तो ये बात है। दूसरी बात बहुत तवज्जो से सुनो। कहता है डेप्रीसिएशन, बहुत तवज्जो से, डेप्रीसिएशन बीन पोस्टेड इन द डेप्रीसिएशन अकाउंट while credit effect has not been taken या not been posted into the फला अकाउंट। अब बताओ क्या है? डेबिट कर लिया, क्रेडिट में मसला। अब आपने बोंगों की तरह डेबिट को कुछ नहीं कहना, वो सही है। ये बात जो समझाना चाह रहा हूं, ये बात जो समझाना चाह रहा हूं, ये समझ आई आपको? ये बात जो समझाना चाह रहा हूं, ये समझ आई भाई? ये बात समझ आई? अच्छा, ये बात दोबारा रिपीट करूं मैं? सुनो सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, कोई मसला नहीं, दोबारा सुनो। कहता बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। कहता सेल्स हैं जी 15,000 की। कितने की? कहता सेल्स अमाउंटिंग टू, नहीं, दो बातें करता हूं। कहता सेल डे बुक हैज बीन अंडर स्टेटेड बाय ₹15,000। मुझे बताओ मसला क्या है? सेल डे बुक ना। अब मेरे भाई इसका मतलब है डे बुक का मसला, डेबिट में भी मसला, और ये एक अलग एंट्री है, इसमें खपाता है। करेक्शन ऑफ एरर्स में हमारा सबसे बड़ा मसला, हम क्वेश्चन को रीड सही नहीं करते। क्या नहीं करते? रीड ही सही नहीं करते। रीडिंग सही कर लेंगे इंशाल्लाह मसला हल होगा। दूसरी बात, सर जुबानी जुबानी बता रहे हैं, ओ मेरे चांद अभी जहन बना रहा हूं, जहन बना रहा हूं, फिर सवालों पे लेके जाऊंगा। दूसरा मसला समझो। कहता सेल डे बुक, कहता जी सेल डे बुक, कहता इसमें 15,000, कहता ए सेल ऑफ रुपीज 15,000, कहता हैज बीन पोस्टेड इन द सेल्स अकाउंट while other impact has not been taken। इसका मतलब है सेल सही है, मसला किधर है?
दूसरे में, या उसका स्टेटमेंट है जी, कहता सेल ऑफ इतनी हैज बीन करेक्टली पोस्टेड इन द सेल्स अकाउंट, कहता वाइल हैड नॉट बीन पोस्टेड इन द रेलिवेंट अकाउंट, यानी डेटर के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई होगी। ये मेरी बात समझे आप लोग? अब मसला मेरे भाई क्या है, मसला एक हेड एक सब हेड में है, दोनों में नहीं है। और ये बात समझ आई है आपको? ये बात समझ आई है आपको? अब ये गौर से इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। जब लफ्ज आ जाए ना, एक निशानी बता रहा हूं, जब लफ्ज आ जाए ना पोस्टेड का, किसका, इसका मतलब है किसी एक हेड में, नॉर्मली सब हेड में मसला होगा। जिसकी बात करेगा बच्चों, जिसके बारे में खामोश होगा वो सही है, ये इस तरह के सवाल भी आने हैं। और जिसकी बात कर रहा होगा भाई उसमें मसला होगा। ये बात समझ आई? लिखो दूसरा नोट, लिखो, अहम बात है, अहम बात है, शाबाश लिखो। क्वेश्चन में जिस सब हेड के बारे में खामोश होगा, क्वेश्चन में जिस सब हेड के बारे में खामोश होगा, क्वेश्चन में जिस सब हेड के बारे में खामोश होगा, इसका मतलब है क्वेश्चन में जिस सब हेड के बारे में खामोश होगा, तो इसका मतलब है कि अकाउंटेंट ने उस सब हेड में सही काम किया हुआ है। जिसके बारे में खामोश है तो इसका मतलब है अकाउंटेंट ने उस सब हेड को या उस सब हेड में सही काम किया है। हां दूसरे सब हेड में ब्रैकेट में लिखो डेबिट या क्रेडिट। दूसरे सब हेड में लिखो डेबिट या क्रेडिट। दूसरे सब हेड में ब्रैकेट में लिखो डेबिट या क्रेडिट। दूसरे सब हेड में डेबिट क्रेडिट लिखो में मसला है। ओके मेरे भाई? ओके सर जी। अब ये बातें बड़ी तवज्जो तलब हैं, बहुत गौर से आपने चीजों को पढ़ना है। सही है मेरे भाई? अगली बात लिखो, अगली बात लिखो बच्चों, अगली बात लिखो, अगली बात लिखो बच्चों, बहुत तवज्जो से लिखो। हाँ जी, पॉइंट 3, अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बताया, अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि किस सब हेड में मसला है, अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि किस सब हेड में मसला है, तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में नहीं बताया, बोलो शाबाश, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि किस सब हेड में मसला है, तो इसका मतलब है पूरी जर्नल एंट्री, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि किस सब हेड में मसला है, डेबिट में या क्रेडिट में, तो इसका मतलब है पूरी एंट्री को रेक्टिफाई, पूरी एंट्री गलत है, पूरी एंट्री में मसला है। रेक्टिफाई ना लिखो, तो इसका मतलब है पूरी एंट्री में मसला है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, यानी डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, दोनों में मेरे चांद मसला है। क्या है? अब इधर देखो, अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले अभी जहन साजी कर लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इधर मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अब मसले क्या क्या आ सकते हैं, इधर देखो, अभी सवाल भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सवालों की क्या बात है भाई, इधर देखो, इधर देखो भाई, ये है डेबिट, ये क्या है मेरे भाई? क्रेडिट। इधर देखो जी, इधर अब कितनी किस्म के एरर हो सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ना हंसना है। सही है मेरे भाई? आपने ये नहीं कहना ये अकाउंटेंट कैसा बोंगा है, बेवकूफ है, जाहिल है। नहीं, ऐसे नहीं। हमारे भी लोग मजाक उड़ाएंगे जी, हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। जो जिन जिन टॉपिक्स में आप छुट्टियां कर रहे हैं ना, इन टॉपिक्स को जब आपको फर्म में जाके काम करना पड़ेगा, जब आपको रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, लग पता जाना है आपको।
जब आपको एनआरवी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, जब आपको इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो भैया फिर आपको लगेगा पता। इसलिए हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, तवज्जो से बात सुननी है। कहता जी सेल की एंट्री क्या होती है वैसे? डेटा डेबिट सेल्स। अब देखो उसने क्या किया, उसने एक सेल्स की एंट्री की है क्रेडिटर डेबिट 100 रुपए से, और सेल्स एलो जी ऐथे रख, ये एरर है। क्या है बच्चों? ये किया उसने, ये तो सही किया ना। मसला ये है मसला, इसको सही करना है। क्या करना है? और बात मैं ये नहीं बता रहा भाई होना क्या चाहिए था। इधर देखो, डेटर डेबिट 100 से, और मेरे भाई सेल्स जी। बताओ बच्चों, सेल से कट गई, जो होना चाहिए था वो कर दो, जो गलत किया उसे रिवर्स कर दो। और समझे हो बात? समझे हो बात? अगर ये लिखा होता सेल डे बुक हैज बीन अंडरस्टेटेड, इसका मतलब डेटर और सेल दोनों में मसला। और भाई बात समझे हो, ये लिखवाया आपको मेरा ख्याल तीसरा पॉइंट मैंने। अगली बात सुनो बच्चों, अगली बात सुनो, बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। सर जी कहता है एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं हमने की, और कहता कॉस्ट है 500 रुपया, एनआरवी है 400, कहता एडजस्टमेंट ही नहीं की, ओमिशन है। इधर तो मेरे भाई कुछ भी नहीं किया ना, डायरेक्ट रेक्टिफाई कर देना है। क्या करना है बच्चों आपने? डायरेक्ट क्या करना है बच्चों? रेक्टिफाई करना है। क्या करना है? अच्छा अगली बात सुनो, अगली बात बहुत तवज्जो तलब। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंस को हमने ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंस। क्या क्या एंट्री होनी है? डायरेक्ट एंट्री करो, रेवेन्यू एक्सपेंस क्रेडिट, और बच्चों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, नहीं रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या कर लिया जी? कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। यानी आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का हिस्सा बना दिया। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट करो, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, और सॉरी और रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट कर दो। एक और मसला आएगा, जब भी गलती होगी ना बच्चों पीपी में, इसका मतलब होगा हमें डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना। दो काम करने हैं, लिखिए नोट, लिखो नोट लिखो, शाबाश नोट लिखो। अभी नमाज के बाद वाला लेक्चर में आपने बहुत फोकस के साथ आना है क्लास में, सही है ना जी? बड़ी अहम बातें होनी है, क्वेश्चन शुरू हो जाने हैं अभी। लिखें जी, लिखो मेरे भाई, लिखो जब क्वेश्चन में, लिखो जब भी क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट, और मेरे चाह नॉन करंट एसेट कौन से वाले, बोलो, बड़ी अहम बात है। हाँ डेप्रिशिएबल, वेल डन, शाबाश। IS 16 डेप्रिशिएबल। जब भी क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट, शाबाश, नॉन करंट एसेट कौन से वाले लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, डेप्रिशिएबल में गलती होगी, में क्या होगी बच्चों? गलती होगी तो बोलो शाबाश, तो हमें ना सिर्फ उस गलती को सही करना पड़ेगा फहद, तो हमें ना सिर्फ उस गलती को सही करना पड़ेगा, बल्कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी सही करना पड़ेगा। बल्कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी, बोलो शाबाश, बल्कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी बोलो ना, सही करना पड़ेगा। बल्कि मेरे शान डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, दो काम करने पड़ेंगे। कितने? जब भी बच्चों आपने कैपिटल एक्सपेंस को, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस बना दिया, अब देखो एक तो आपको सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंस को रिवर्स करो, पीपी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट करो, रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट करो। दूसरा काम भी काउंटर ने किया होगा, बोंगे ने, उसने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उसको भी रिवर्स करो। और दूसरी एक मिनट, बस एक मिनट, दूसरी बात, भैया बनना कैपिटल एक्सपेंस चाहिए था, उसने रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सही है ना जी, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ले गया। अब बताओ क्या होना है, बताओ। मैं कहना चाह रहा था कि एंट्री की एक सीक्वेंस होती है, हमेशा रेक्टिफाइंग एंट्री तो होती है पहले, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो होती है बाद में। क्या रेक्टिफाइंग एंट्री तो हमेशा सबसे पहले हो जाती है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री हम एंड पे करते हैं। यार उसने जब रिवर्सल नहीं करना डेप्रिसिएशन को, उसने तो देखो ना रेवेन्यू पिछले के साल में हुआ वो, तब ये पिछले साल में नहीं, हमारे वाले साल में
एसेट लिया जी फर्स्ट, आपने जी कैपिटल एक्सपेंस बनाना था जी 1 जुलाई 2024 में, 6 महीने की डेप्रिसिएशन आनी थी इसमें, आपने एसेट को कैपिटलाइज ही नहीं किया, रेवेन्यू एक्सपेंस बना लिया। सही है जी। अब आप एक काम पहले करोगे जी, रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे और डेबिट कर दोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। जब उसने रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया इसे, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ ना, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? नहीं। अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करो। सही है जी। बिल्कुल उसके नीचे एक और एंट्री कर देनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बिल्कुल इससे रिवर्स बात, रेवेन्यू एक्सपेंस था आपने बना दिया कैपिटल एक्सपेंस। अब मेरे भाई पहले तो इस कैपिटल एक्सपेंस को क्रेडिट करो और रेवेन्यू एक्सपेंस को यानी रिपेयर मेंटेनेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब जब उसने कैपिटल एक्सपेंस बनाया होगा तो दूसरी बात आपने असम्पशन लेनी है कि उसने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी। उस डेप्रिसिएशन को क्या करो, रिवर्स करो। जब एसेट ही कैपिटल नेचर का नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहेगी, आपने कहना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डन। और एक और मजे की बात सुन लो, ये जो टॉपिक है ना करेक्शन ऑफ एरर वाला, इसमें हम अपने साल के जो है ना डेटा, अपने साल वाले डेटा को सही करेंगे। सही है मेरे भाई, ये वाला नोट भी लिख लो, करेक्शन ऑफ एरर में हम अपने साल के एरर्स को सही करेंगे। करेक्शन ऑफ एरर में हम अपने वाले साल के एरर्स को सही करेंगे। इस टॉपिक में जो एंट्रीज वगैरह करनी है ना, हमने सिर्फ अपने वाले सालों की करनी है नॉर्मली। ठीक है मेरे भाई। हाँ पिछले सालों की भी करनी पड़ वो देखते हैं, बाद में देखते हैं। इस टॉपिक में हमने नॉर्मली एंट्रीज अपने वाले सालों की करनी है। और सही है, और सही है ना, नॉर्मली का लफ्ज लिखवाया मैंने। नॉर्मली बच्चों क्या करना है, क्योंकि पिछले सालों में अगर कोई मसला होगा, गलती की होगी, है तो एरर, लेकिन उसके इंपैक्ट को कैसे ट्रीट करना है चांद, उसके लिए है IAS 8। क्या है IAS 8। इस टॉपिक में हमने, एक ही दफा सुन ले चांद, गला बैठ गया। इस टॉपिक में हमने नॉर्मली अपने सालों के एरर्स को सही करना यानी एंट्रीज करनी है। हाँ अब आपके ज़हन में आ सकता है सर पिछले सालों में अगर कोई मसला हो, है एरर, उसका इंपैक्ट इंशाल्लाह सीख लेंगे ना फिर उसमें जाके, किधर भला IAS 8 में, किधर भाई IAS 8 में सीखेंगे। इसलिए बच्चों अब बहुत तवज्जो से एक छोटी सी बात और सुन लेनी है, वो इधर 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 इधर, करेक्शन ऑफ एरर, इससे आगे है बच्चों चेंजेस इन इक्विटी, पहले बता रहा हूं जी, पहले बता रहा हूं। और भैया इससे आगे है IAS। ये इन 3 टॉपिक्स को मैंने इकट्ठा लेके चलना है। इकट्ठा लेके चलने से मुराद ये है इसका ताल्लुक इधर है और इसका ताल्लुक इधर है, और करेक्शन ऑफ एरर का ताल्लुक इधर भी है IAS 8 में। ये बात जहन में रखनी है। तो जो बच्चा छुट्टियां करेगा, मैं अभी बता रहा हूं, जिसने करेक्शन ऑफ एरर में छुट्टियां की वो फंस जाएगा। ये 3 टॉपिक्स, इस पे अच्छा खासा टाइम लगना है। क्या लगना है, अच्छा खासा टाइम लगना है। यानी अब ये समझ लो 3 दिन इसको हो गया, 3 4 4 4 8 8, हाँ जी 2 हफ्ते तो कहीं नहीं गए मेरे चांद। समझ लो आज तारीख बताओ क्या है 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है ना, तो आज 28 है भैया, नहीं 1 तक। हाँ जी ये इस पे अभी टाइम लगना है, इस पे टाइम लगना है। उसके बाद ये है, ये तो खैर छोटा सा है, इसके साथ लिंक है। तो भैया ये पहले सुन लो, इस छुट्टियां तकरीबन, आप छुट्टी तो है ना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी छुट्टियां नहीं करनी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। वरना आप ये ना कहिएगा कि सर अब ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो खाक समझ आएगा जब ये नहीं समझा तो। जी अभी ब्रेक के बाद फौरन आ जाएं।